इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। अब वो कभी अपनी बेटी की सूरत नहीं देख सकेगा। वो बेटी के सिवा कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने असूली तौर पर अफसराने बाला से तुम्हारी तजवीज़ की मंजूरी ले ली है, मगर वो पंडित का एतराफ़ी बयान सुने बगैर कोई कदम उठाते हुए हिचकिचा रहे हैं। मुझे उसकी ज़ुबान खुलवाने की एक ही सूरत नजर आती है कि तुम उससे किया वो वादा पूरा कर दो, अपनी निगरानी में उसे मौका दो कि वो अपनी बेटी की आखिरी रसूम में शिरकत कर सके। मुझे मालूम होता कि ये मसला इतना गंभीर हो जाएगा तो मैं इसे कराची ही में आग लगवा देता। मैं कोशिश करता हूँ कि ये काम पिंडी ही में हो जाए, फिर भी तुम दोनों की यहाँ मौजूदगी ज़रूरी है। हम दोनों वहाँ आकर क्या कर सकेंगे? एक बार पंडित को अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिल जाए तो वो तुम्हारी हर बात का जवाब देने पर आमादा हो जाएगा। वो सूरत से पागल बल्कि नीम वैशी नजर आ रहा है। सूजी हुई आंखें, रंगे हुए स्याह बालों की बड़ी हुई सफ़ेद जड़ें और फिर इसकी हज़ियानी बुड़बुड़ाहटें। मुझे डर है कि इस पर ज़्यादा तशद्दुद किया गया तो वो मर जाएगा। मरने से पहले उसे मेरे बड़ों के सामने अपना बयान ज़रूर रिकॉर्ड करवा देना चाहिए। तुम उसकी रग रग से वाकिफ़ हो। मैं बहुत शिद्दत से यहाँ तुम्हारी ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। मैं अव्वल खान से मशवरा करके थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा, इससे कह देना कि हो सके तो खामोशी से यहाँ चला आए। कल रात से पहले तुम दोनों वापस चले जाओगे। इसके यूनिट में किसी को पता नहीं चलेगा कि वो इस्लामाबाद आया था। उसका आखिरी मशवरा बिल्कुल अहमकाना और खुद गर्जी पर मबनी था, मगर मैंने इस बारे में कोई तकरार किए बगैर उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फ़ोन बंद कर दिया। मालूम होता है कि पंडित की ज़ुबान पर लगे हुए ताले की चाबी तुम्हारे ही पास है। अव्वल खान ने तमस्खुर से कहा, शायद अब तुम्हें इस्लामाबाद तलब किया जा रहा है। मुझे ही नहीं, तुम्हें भी बुलाया गया है। तजवीज़ ये है कि अपने ऊपर वालों को खबर दिए बगैर यहाँ से खिसक लो। जलाल का काम पूरा होने पर कल वापस लौट आना। जलाल का क्या काम है? वीरा ने चुपते हुए लहजे में मुझसे सवाल किया। अपने अफसरान के सामने पंडित को जुबान खोलने पर मजबूर करना। खूब, वीरा तंजिया लहजे में बोली। इसे अपने अफसरों की खुशनुदी का इतना ख्याल है और अव्वल खान को अपने अफसरों से मशवरा तक न करने की तरगीब दे रहा है। मसाइब में फंस कर आदमी इससे भी ज्यादा कोर अकल हो जाता है। इस पर कौन सी मुश्किलात आई हुई हैं? पंडित के एतराफ़ के 4 गवाह मौजूद हैं। जलालुर रहमान के अलावा तुम और अव्वल खान भी वहां मौजूद थे। इसका रिकॉर्ड सामने है। उसके फ़ोन बिल ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकते हैं। तुम नहीं समझ सकती, अव्वल खान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ऐसी सूरत हाल में बड़े अफसरों के सामने सख्त नदामत का सामना करना पड़ता है। वो समझते हैं कि मुल्जिम पर पूरी तरह काम किए बगैर उसे इनके सामने पेश कर दिया गया है। पंडित को वो अपनी मर्जी से इस्लामाबाद नहीं लेकर उसे हुक्म देकर वहां तलब किया गया है। अगर काम अधूरा भी रह गया है तो इसमें इन दोनों का क्या कसूर है? सुल्तान शाह बोल पड़ा, तुम लोग जो चाहो कहते रहो। मेरी राय है कि हमें इसकी मदद के लिए इस्लामाबाद जाना चाहिए। मुझे ऊपर से इजाज़त लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी, बस अपनी रवानगी की इत्तला देनी होगी। STF में हर एक इस मामले की अहमियत से वाकिफ़ है। फिर मैं इसे फ़ोन कर दूं? मैंने अव्वल खान से पूछा। वो हमारे किसी पैगाम का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा होगा। पहले मैं अपने कमांडर से बात कर लूं, फिर तुम फ़ोन कर लेना, उसने कहा। अपनी फ़ोर्स के बारे में अव्वल खान का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में था। उसने अपने कमांडर से बहुत मुख्तसर बात की। शायद वो पहले भी उसे ब्रीफिंग देता रहा था, इसलिए इनकी गुफ्तगू चंद लम्हों में ख़त्म हो गई। अब तुम जलाल को बता दो, अव्वल खान ने रिसीवर क्रैडल पर रखते हुए कहा। रवानगी का बंदोबस्त तुमको करना है, तुम ही उससे बात कर लो। जलाल का फ़ोन मसरूफ़ था। तीसरी कोशिश में राब्ता हुआ। अव्वल खान ने अपना पैगाम दिया। कुछ देर तक दूसरी तरफ की बातें सुनता रहा, फिर इख्तितामी कलमात के साथ फ़ोन बंद कर दिया। जलाल ने तुम्हारी बात मान ली है। शाम की परवाज़ से मोहनी का ताबूत इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। वहाँ से उसे बराह रास्त पिंडी के पुराने शमशान घाट पहुँचा दिया जाएगा। क्यों, क्या इस्लामाबाद में कोई शमशान नहीं है? वीरा ने पूछा। हो सकता है कि ना हो, मैंने जवाब दिया। पूरा शहर घूमने के बावजूद मैं शहर में मुसलमानों का कोई कब्रिस्तान देखने में कामयाब नहीं हो सका। हिंदुओं का शमशान कहाँ से मिलेगा? क्या वहाँ रहने वाले जिंदगी की इस आखिरी ज़रूरत से बेनियाज होते हैं? वीरा के इस्तज़ाइया लहजे पर मैं हंस पड़ा। हो सकता है कि मैं मुज़ाफ़ात में वाक़े कब्रिस्तान तक ना पहुँच सका हूँ। जिंदा आबादियों की मनसूबाबंदी में आखिरी आराम गाहों का बंदोबस्त ज़रूर किया जाता है। हिंदुओं के लिए अलग जगह शायद ना हो, क्योंकि वो बहुत सेहतकुश माहौल में अपने मुर्दे जलाते हैं। एक सबब यह भी हो सकता है कि इस्लामाबाद सब शहरों का शहर है।
वफात पाने वालों की तदफीन इनके अपने शहरों और कस्बों में की जाती हो। गरीब गुराबा के लिए कहीं कोई जगह छोड़ दी गई होगी। सुल्तान शाह भी इस बारे में क्या सराय से आगे न बढ़ सका। तो में से किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि मैंने जलाल को रवानगी का प्रोग्राम देने की बजाय परवाज से कबल एयरपोर्ट से फोन करने का वादा किया है। हम नाइट कोच से निकलेंगे। अव्वल खान ने तदफीन के मौजू को वहीं दफन करते हुए हम सबको आगाह किया। नाइट कोच से सफर में रकम की कुछ बचत जरूर हो जाती है, लेकिन इसके एवज पूरी रात बर्बाद हो जाती है। सुल्तान शाह ने तनकीद की, हम इतने मुफलिस नहीं है कि इतनी छोटी बचतों के पीछे भागते फिरें। बचत नहीं, मैं सहूलत देख रहा हूँ। हमने रवानगी में उजरत से काम लिया तो मोहनी के क्रियाक्रम में भी शिरकत करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद में नाइट कोच की लैंडिंग से पहले वो सारे नाखुशगवार मराहिल तय हो चुके होंगे, अव्वल खान ने कहा। अव्वल खान के इस फैसले से इख्तिलाफ राय की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपनी 2 रोज़ा गैर हाजिरी में काम काज की तकसीम के इरादे से अव्वल खान रवाना हुआ तो मैं भी गाड़ी लेकर शहर की सड़कें नापने निकल खड़ा हुआ। वो मेरा अपना शहर था, मगर मुझे इसकी सैर किए काफ़ी दिन हो गए थे। गुलशन से ड्राइव करता हुआ मैं खाली ज़हनी के आलम में कायदे आज़म के मज़ार की तरफ जा निकला। पाकिस्तान के पानी के मज़ार के गिर्द बहुत कम तरतीब थी। अमारत और इस तक जाने वाले तवील ज़ीनों के सिवा सड़क से हर तरफ मिट्टी के टीले और चट्टानें बिखरी हुई नजर आ रही थी। इनके दरमियान जा बजा सरसब्ज दरख्त इस्तादा थे जो शजरकारी की किसी पुरानी मुहिम के नतीजे में बढ़ते चले गए थे। मज़ार का तवाफ करते हुए मुझे कल्क हुआ कि पाकिस्तानियों ने अपने कायद का मज़ार तामीर करके इस मंसूबे को यकसर भुला दिया था। इसके गिर्द बागात, लाइब्रेरी, म्यूजियम और दूसरी अमारात की तामीर के मंसूबे दीमक की खुराक बनने के लिए फाइलों में छोड़ दिए गए थे। पास से निकलने के बाद मैं थोड़ी देर में अमेरिकी कौंसल खाने के सामने जा पहुंचा। इस रोज आहिनी जंगलों के पीछे बनी हुई शानदार अमारत तारीख पड़ी हुई थी। बाहर से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अंदर कोई मौजूद ना हो। तारीख अहाते में कुछ एवले मुतहरक नजर आ रहे थे। बाहर फुटपाथ के किनारे बनी हुई नीम पुख्ता चौकी में मुसल्ला पुलिस वाले अमारत की हिफाजत पर मामूर थे। इस अमारत में काम करने और आने जाने वाले बेशतर सफेद फाम बज़ाहिर हमारे दोस्त थे, लेकिन रोजे अव्वल से हमारे बदख्वाह थे। किसी खुशनुमा चेहरे पर बढ़ आने वाले बदगोश्त की तरह हमें काट कर फेंक देना चाहते थे। इनका आखिरी सरखेल ओबराइन डिसेंट था, जो इसी कौंसल खाने के किसी कमरे में बैठकर अजीम तर एशियाई इत्तेहाद के मंसूबों में रंग भरा करता था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि अपने ख्वाब की कोई ताबीर देखने से पहले ही वो मुझसे टकरा गया और फिर नई दिल्ली में बहुत सफाई के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। वो कौंसल खाना आए दिन पाकिस्तान के किसी न किसी बदतरीन दुश्मन की मेजबानी करता रहता था। इनमें राबन मायर का नाम फहरिस्त के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था। सेहूनी मफादात का रखवाला नफीस सफारती नकाब ओढ़कर अपने एजेंटों को किसी बुरे वक्त से बचाने का अज़्म लेकर बहुत मुस्तद्दी से कराची पहुंचा था। उसकी आमद की पहली रात रुस्तम का पाप काटा गया। फिर इस परिंदे को कराची में अपनी दूसरी रात गुजारनी नसीब ना हो सकी। इस्तरार के आलम में वो वहीं पहुंचा जहां हम उसके लिए जाल बिछाए बैठे थे। वो मौनी पंडित को मारने में जरूर कामयाब हो गया, लेकिन फिर उसे वहां से जिंदा निकलना नसीब ना हो सका। कौंसल खाने और बागे जिना के दरमियानी सड़क से गुजरते हुए वो इश्तियाल अंगेज के हालात मेज़ेन में किसी फिल्म की तरह चलते रहे और फिर मैं पुल अबूर करके क्लिफ्टन वाली सड़क पर निकल आया। इस रास्ते में जहांगीर का घर वाक़ था। लम्हा भर के लिए मैंने उधर जाने के बारे में सोचा, मगर फिर इरादा तर्क कर दिया। इस वक्त जहांगीर घर पर मौजूद ना होता और सलमा मौका गनीमत जानकर मेरे लिए मसला बन जाती। मैं इस सड़क से होता हुआ साहिल समंदर के एक दूर उफ्तादा हिस्से पर जा निकला। समंदर की थकी थकी लहरें पथरीली दीवार को तकरीबन छूती हुई दम तोड़ रही थी। मैं गाड़ी को किनारे से लगाकर चौड़ी दीवार पर बैठ गया। समंदर की तरफ से आने वाली भीगी हुई और खुनक हवा लहरों के शोर में बहुत मजा दे रही थी। मेरे सामने वसी और तारीक समंदर फैला हुआ था और पुष्ट पर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी बढ़ते हुए अंधेरे से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं खासी देर तक वहां बैठा पुरसकून साहिली फिजा से लुत्फ अंदोज होता रहा। मेरे ज़हन से बेशतर तफक्कुरात दूर हो चुके थे। मैं वहां से वापस रवाना हुआ तो मेरे दिल में नया अज़्म अंगड़ाइयां ले रहा था। घर पर तीनों मेरे मुंतजिर थे। मुझे देखते ही वीरा बोल पड़ी, किसी से कुछ कहे सुने बगैर कहाँ निकल गए थे? तुम्हारा इंतजार करते करते अब आंखें पथराने लगी थी। घूमता फिरता साहिल की तरफ निकल गया था। वहां की थोड़ी सी ताज़ा हवा का कर लौट आया, मगर रास्ते में मैंने 2 ऐसी इमारतें देखी हैं जिन्होंने मेरे वजूद में आग से भड़का दी है। क्या अपने छोड़े हुए घरों की तरफ जा निकले थे? वीरा ने कदर ताज्जुब से पूछा। मेरे लिए इनकी जरा भी वक़्त नहीं है।
آدمی زندگی بھر گھر کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے، اسے بناتا، سنوارتا اور سجاتا ہے، اس پر ناز کرتا ہے، مگر دم نکلنے کے بعد اسے جوں کا توں چھوڑ جاتا ہے۔ چھوڑے ہوئے گھر اور اثاثے پر کڑنا بزدلی اور بے وقوفی ہے۔ پھر تم کن عمارتوں کی بات کر رہے ہو؟ سلطان شاہ نے میری بات کاٹ کر پوچھا۔ مجھے تو شہر میں ایسی کوئی عمارت نظر نہیں آتی جو کسی کو اتنا متاثر کر سکے۔ بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نگاہ اور سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم اہل دل ہو نہ اہل بصیرت، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ ویرا نے اسے خاموش کر دیا۔ مزار قائد اور امریکی قونصل خانہ، میں نے قدرے توقف کے بعد تلخی سے کہا۔ ان دونوں میں آپ نے کیا تعلق دیکھ لیا؟ غزالہ حیرت سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ان دونوں کو دیکھ کر اپنی بے بسی کا احساس گہرا ہونے لگتا ہے۔ ہم کتنے بے بس ہیں کہ اپنے عظیم قائد کا مزار بھی آج تک مکمل نہیں کر سکے۔ اس کے ارد گرد بے ترتیب سبزے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور تم جذباتی ہو رہے ہو۔ ویرا بولی، کہو تو میں تمہاری قومی بے حسی کی ایسی دسیوں مثالیں گنوا دوں۔ ان کوتاہیوں میں تم امریکیوں کو کیوں قصوروار ٹھہراتے ہو؟ انہوں نے تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں کام کرنے سے تو نہیں روکا۔ ان کے قونصل خانے کا ذکر تم کیوں لے آئے؟ وہ ہماری بے بسی کا دوسرا روپ ہے۔ میں نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ ان کے کرتوت ہمارے سامنے ہیں، ان کے مکروہ چہروں سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، مگر ہم کتنے بے بس ہیں کہ کان پکڑ کر انہیں اپنی سرزمین سے نہیں نکال سکتے۔ وہ یہاں دن دناتے پھرتے ہیں اور ہمارے قومی خزانے سے تنخواہیں پانے والے دن رات ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخر ہم ہر طرف سے اتنے مجبور اور بے بس کیوں ہیں؟ ویرا کے ہونٹوں سے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج ہو گیا۔ تم اندر کی بہت سی کہانیوں اور سازشوں سے واقف ہو، اس لیے ہر بات کو ایک خاص زاویے سے دیکھتے ہو۔ تمہارے جذبات کو سمجھنا ہر ایک کے بس کا روک نہیں۔ یہ سب سسٹم کی خرابی کی بات ہے۔ اول خان بھی اسی سسٹم کے سامنے بے بس ہے۔ وہ کسی مجرم کی طرح بار بار یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ بھی اسی سسٹم کا کل پرزہ ہے۔ اس عمارت پر تاریکی اور ناحوست کا راج تھا۔ شاید اوبران اور رابن مائر کی پے در پہ اموات نے ان مردودوں کو دہشت زدہ کر دیا ہے اور وہ گوشہ نشین ہو گئے ہیں، مگر ہمارے محافظ اس خالی عمارت کی بھی نگہبانی کرنے پر مجبور ہیں۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں اس نظام کا ایک حصہ نہیں ہوں۔ اس سے باہر رہ کر اس کی بہتری اور بحالی کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ بلا وجہ اپنا خون نہ جلاؤ، ویرا نے ہمدردی سے مجھے پچکارا۔ کھانے سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر سمندری ہواؤں کا کھارا اتار لو تاکہ ہم کھانا کھا سکیں۔ تمہیں 11 بجے ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہے۔ نائٹ کوچ کی روانگی کا وقت کیا ہے؟ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر پوچھا۔ 12:05۔ اول خان وہیں تمہارا انتظار کرے گا، ویرا نے کہا۔ ویرا کا مشورہ صائب تھا۔ میں نے سمندر کی تازہ ہوا کا لطف ضرور اٹھا لیا تھا، مگر میں اپنی جلد کے کھلے ہوئے حصوں پر سمندری نمکیات کی چپچپاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ میں ڈرائنگ روم سے اٹھ کر سیدھا غسل خانے میں جا گھسا۔ اسلام آباد کے سفر سے پہلے میرا تازہ دم ہونا ضروری تھا۔ کھانے کی میز پر ویرا کی کوشش رہی کہ خوشگوار موضوعات پر بات ہوتی رہے۔ میں اپنے ساتھ اس کی طفلانہ ہمدردی کو سمجھتے ہوئے بھی اس کی دلجوئی کے لیے انجان بنا رہا۔ وہ اتنی بری ہرگز نہیں تھی جتنی کبھی کبھی نظر آنے لگتی تھی۔ ڈنر کے بعد چائے کا دور شروع ہوا تو ویرا نے کارڈز نکال لیے، مگر وہ دور زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ مجھے اپنی ضروریات کا مختصر سا سامان ایک بیگ میں سمیٹنا تھا۔ میں نے میز چھوڑی تو غزالہ بھی میرے ساتھ ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور ویرا کو فکرے چست کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ یوں کہو کہ بیگ تیار کرنے کے بہانے تخلیے میں غزالہ کو الوداع کہنے جا رہے ہو۔ ہم لیلا مجنو والے مرحلوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ میں نے مڑ کر اسے جواب دیا، چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ آ سکتی ہو، ہمیں تخلیے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، معاف کیا، اسلام آباد سے واپسی پر تم سے یہ حساب لیا جائے گا۔ ویرا نے فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ وہ تینوں ہی مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے بے چین تھے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی فکر میں تھے، مگر گھر خالی چھوڑ کر ہم چاروں کا رات گئے گھر سے نکلنا مناسب نہیں تھا۔ سلطان شاہ مجھے چھوڑنے جاتا تو عورتیں گھر میں تنہا رہ جاتی۔ ان میں سے کوئی میرے ساتھ ایئرپورٹ جاتی تو رات گئے اسے واپسی کا طویل سفر تنہا طے کرنا پڑتا۔ میں نے سختی سے انہیں روک دیا۔ میں نے الوداع کہہ کر اپنے ہلکے پھلکے بیگ کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان شاہ نے قریبی سڑک سے مجھے ٹیکسی میں سوار کرایا، پھر وہ بھی گھر لوٹ گیا۔ ایئرپورٹ کے برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے میری رسٹ واچ 11:15 بجا رہی تھی۔ میں نے قرب و جوار میں نظریں دوڑائی، مگر اول خان کہیں موجود نہیں تھا۔ وقت گزارنے کے لیے میں سگریٹ سلگا کر ایک طرف ہو گیا۔ اس وقت بین الاقوامی روانگی والے حصے میں زیادہ چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ وہ وقت مغرب سے کراچی ہو کر مشرقی بعید کی طرف جانے والے پروازوں کے لیے ہی موزوں تھا، اس لیے سامان سے لدے پھندے اور مضطرب مسافروں کی بھیڑ میں مقامیوں سے زیادہ زرد روح اور چپٹی ناکوں والے ایشیائیوں کی تعداد شامل تھی۔
वहां ऐसे ऐसे चेहरे और तमाशे नजर आ रहे थे कि वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। मैं वहां से वापस हुआ तो मुल्की परवाजों के डिपार्चर लाउंज से अव्वल खान बरामद होता हुआ नजर आया। शायद वो मेरी गैर मौजूदगी में वहां पहुंचकर सीधा अंदर चला गया था और मेरी तलाश में दोबारा बाहर आ रहा था। मुझे देखते ही वो तीर की तरह मेरी तरफ आया और हाथ मिलाते हुए मेरी तरफ झुककर सरगोशियाना लहजा बोला, तुम अहमकों की तरह कहाँ भटकते फिर रहे हो? एयरपोर्ट पर पिछले कई घंटों से कुछ मुश्तबा अफराद मंडलाते फिर रहे हैं। मेरे साथ सीधे अंदर चले आओ। ये खबर तुम्हें कब और कैसे मिली? मैंने उसके साथ चलते हुए पूछा। मेरे 2 आदमी मोहनी पंडित के ताबूत का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे थे। इस वक्त भी वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ताबूत की रवानगी के 1 आध घंटे बाद ही वो मुश्तबा चेहरे नजर आए थे। इनकी सारी तवज्जो मकामी परवाजों की रवानगी पर मरकूज है। क्या इन्हें हमारे प्रोग्राम की कोई सुनगुन मिल गई है? मैंने हैरत से पूछा। ये इम्कान नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। मेरा ख्याल है कि सारी गड़बड़ मोहनी के ताबूत की रवानगी से शुरू हुई है। दुश्मनों को पता चल गया है कि इसकी लाश यहाँ से इस्लामाबाद ले जाई गई है और अब वो किसी सुराग की तलाश में यहाँ हाथ पैर मार रहे हैं। वो जिंदा थी तो रॉबिन मायर के लिए इंतहाई अहम थी। मर चुकी है तो हमारे दुश्मनों की रहनुमाई कर रही है। इसका मतलब है कि वो लोग सरकारी मुर्दा खाने पर निगाह रखे हुए थे। इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है? अव्वल खान ने बेबसी से कहा। वो एक बेजरर सी लाश थी। शायद आईबी वालों से इसकी मुंतकिली में बेएहतियाती सरजद हुई है। जो होना था वो हो गया। दुआ करनी चाहिए कि हम यहाँ से खैरियत से निकल सके। तुम्हारे आदमियों ने यह खबर बहुत देर से दी है। अब इसका कोई इत्तेदार कर मुश्किल नजर आता है। शायद थोड़ी बहुत ताखीर हुई हो मगर ज्यादा देर नहीं हुई। इन्होंने अलग अलग होकर इन तीनों को अपने पीछे लगा लिया है। इस वक्त वो 5 रेस्तोरां में होंगे। 11:30 बजे वो दोनों रेस्तोरां से निकलकर शहर रवाना हो जाएंगे। हो सकता है कि वो तीनों सुबह तक यहीं छक मारते रहें। यह सब हो चुका है तो फिर फिक्र की क्या बात है? वो चाहे तो इन तीनों को किसी वीरान हिस्से में ले जाकर घेर भी सकते हैं। यह काम 11:30 बजे के बाद हो सकता है। बदकिस्मती से वो तीनों मकामी हैं। वो मकामी ना होते तो मैं कोई सख्त फैसला भी कर सकता था। मेरे दोनों आदमी 11:30 बजे निकल जाएंगे। 3 नए आदमी इनकी जगह ले लेंगे। वो इन तीनों में से किसी एक को पकड़कर स्टेशन 4 ले जाने का टास्क रखते हैं। एक पकड़ा गया तो बकिया दोनों भी हमारी दस्त रस से दूर नहीं होंगे। हमारे टिकट अजहर खान और मजहर खान के नामों से थे। अव्वल खान ने चेक इन काउंटर पर टिकट देकर बोर्डिंग कार्ड लिए और हम सिक्योरिटी के मरहले से गुजर कर आगे बढ़ते चले गए। परवाज के लिए बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। हम कहीं रुक कर वक्त बर्बाद किए बगैर त्यारे में सवार हो गए। अगर वो तीनों तुम्हारे आदमियों का ताकुब कर रहे हैं तो फिर इस्लामाबाद में भी गड़बड़ हो सकती है। मैंने रास्ते पर सोचने के बाद त्यारे में अपनी जुबान खोली। मुझे अंदाजा है कि हमारा जहाज उड़ जाने के बाद भी इनके पास बहुत वक्त होगा। हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कोई गैर मुतवक्का सूरत हाल पेश आ सकती है। मैं इसीलिए तुमसे मिले बगैर लाउंज में चला गया था। मैंने जलाल को परवाज का नंबर देने के साथ नई सिचुएशन से भी आगाह कर दिया है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि अव्वल खान चारों खूंट चौकस था। जलाल क्या कहता है? वो फौरी तौर पर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। उसे ये जानकर इत्मीनान हुआ था कि हम किसी की नजरों में नहीं आए। हमें लेने के लिए वो खुद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगा। बोर्डिंग मुकम्मल होने के बाद मुकर्रर वक्त पर जहाज के दरवाजे वगैरह बंद हुए और ज़रूरी कार्रवाइयों के बाद त्यारा हरकत में आ गया। मुझे ये सोचकर मायूसी होती है कि दुश्मनों को हमारे मुल्क में हर सतह पर जर खरीद मिल जाते हैं। जहाज फिजा में बुलंद होने के बाद मैंने अव्वल खान से कहा, पैसों के लिए हर मुल्क में लोग बिक जाते हैं। अव्वल खान ने मेरी तशवीश को ज्यादा अहमियत नहीं दी। इनको ये इल्म नहीं होता कि वो किसके आलाकार बन रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कराची एयरपोर्ट पर नजर आने वाले तीनों अफराद का यही केस होगा। पहले पंडित मनोहर लाल के 3 तनख्वाहदार आईबी वालों ने पकड़े। अब ये 3 नए चेहरे सामने आ गए। पता नहीं इस्लामाबाद में इन्होंने कितने आदमी खरीदे हुए हैं। ज्यादा मत सोचो, सोच सोच कर थक जाओगे। उसने मुझे समझाया। मैंने तुम्हारे निकल जाने के बाद तुम्हारे घर फोन किया था तो वीरा ने मुझे बताया कि कायदे आजम के मज़ार और अमरीकी कौंसल खाने को देखकर तुम जज्बाती उबाल में मुब्तला हो गए थे। ये अच्छी अलामतें नहीं है। तुम जानते हो कि सोचना मेरी आदत है। जब तक कोई नई बात सामने नहीं आती मेरे ज़हन में यही सब गंद हलचल मचाए रखेगा। इसे भूल कर पंडित के बारे में सोचो। हो सकता है कि जलाल हमें एयरपोर्ट से सीधा उसी के पास ले जाए। वो बिला वजह एयरपोर्ट पर नहीं आएगा। दौरान परवाज फिजाई मेजबान मुसाफिरों को हल्का नाश्ता फराम कर रहे थे कि त्यारे के पिचिंग सिस्टम पर कप्तान की आवाज उभरी। अजहर खान या मजहर खान नामी मुसाफिरों से इल्तमास है कि वो फौरी तौर पर कैबन करियो से रिजू करें। शुक्रिया। कप्तान ने उर्दू ही में वो पैगाम एक बार फिर दोहराया। एयर होस्टेस यूं ही ट्रे लेकर हमारे करीब से गुजरी। मैंने उसे इशारे से रोक लिया।
وہ مسکراتے ہوئے رکی مگر اس کے انداز سے اجلت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا میرا نام مظہر خان ہے اور یہ اظہر خان ہے، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ آگے گئی، ہاتھ کے سامان سے گلو خلاصی حاصل کر کے اور اپنے فرائض کسی اور کو سونپ کر لوٹ آئی۔ آپ دونوں میں سے ایک صاحب میرے ساتھ آ جائیں، اس نے اخلاق سے کہا۔ میں نے ابل خان کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلا دیا۔ تم سرے پر ہو، تم ہی ہو، آؤ۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی ایئر ہوسٹس طیارے کی ناک کی طرف چلتی، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اکانومی کلاس میں ٹرالیوں اور نشستوں کے درمیان جگہ بناتے ہوئے ہم دونوں اسی ترتیب سے فرسٹ کلاس کے کشادہ کیبن سے گزرے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ طیارہ تقریباً بھرا ہوا تھا۔ فضائی کرائے کی رعایت مسافروں کو اپنی رات سے زیادہ عزیز تھی۔ فرسٹ کلاس کیبن کے اختتام پر اس نے کاکپٹ کا دروازہ کھول کر کپتان سے کچھ کہا اور میرے لیے جگہ خالی کر دی۔ میں آگے بڑھا تو کاکپٹ کا مرعوب کن منظر میرے سامنے تھا۔ کاکپٹ کے اگلے حصے میں فرش سے دیوار تک ہندسوں اور سوئیوں والے بے شمار ٹائل روشن تھے۔ کپتان اور اس کا معاون پوری وردیوں میں ملبوس، سروں پر ہیڈ فون چڑھائے اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ وہ کراچی کی کوئی سڑک نہیں، بے قرار وسعتوں میں پھیلی ہوئی ایک فضائی شاہراہ تھی، جس پر ایک وقت میں ایک بلندی پر دو طیاروں کا ایک دوسرے کے آس پاس موجود ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سر، امید ہے کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا۔ کپتان نے سر گھما کر میری طرف دیکھتے ہوئے اخلاق سے کہا۔ بہت زیادہ خوشگوار سفر ہے، سارا حسن کاکپٹ میں سمٹ کر رہ گیا ہے، اس سے آگے تو گھور اندھیرا ہے۔ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ کراچی کنٹرول ٹاور سے آپ کے لیے پیغام ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ پر آپ رن وے پر رکیں گے، وہاں سے ایک پروٹوکول کار آپ دونوں کو باہر لے جائے گی۔ اس نے آگاہ کیا۔ شکریہ۔ اس سے کچھ پوچھے بغیر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پیغام جلال کا ہو سکتا تھا۔